यस विद्यार्थियों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2022 जनरल स्टडी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको 250 शब्दों में लिखना है। एक बेहतर आंसर राइटिंग ही आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा मुख्य परीक्षा में। और बिना मुख्य परीक्षा पास किए आप लोग आईएएस आईपीएस वगैरह का जो आपका ख्वाब है वो पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए उसके हमारे अपने YouTube चैनल द इकोनॉमिक आईएएस में आप जा सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है द इकोनॉमिक आईएएस, इसमें आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। इस तरह के आंसर को टैकल करने के, इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए उससे संबंधित, और कैसे एक बेहतर आंसर लिखा जाए। इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 विषय वस्तु समाहित है। पहला देखिए, हाल ही के दिनों में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 आया, हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ। ये इसका स्टेटमेंट है। जो आर्थिक वृद्धि हुई, आर्थिक विकास हुआ, उसका मूल कारण माना गया आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है अपने तथ्यों के माध्यम से। जैसा आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ डाटाओं की नॉलेज होना जरूरी है। वो डाटा जब भी आप लें, एक ऐसे स्रोत से प्राप्त करें जो एक ऑथेंटिक हो। जैसे भारत की आर्थिक समीक्षा है, भारत सरकार का बजट है, और यहां भी से किसका उठ रहा है? लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, श्रम उत्पादकता की बात हो रही है। तो आपके समझ में आना चाहिए कि इसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है इसे जस्टिफाई करने के लिए उस विकास पैटर्न का सुझाव दें जिसमें श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार का सृजन हो सके। ऐसा विकास का पैटर्न हमें चाहिए, और ये हमारी मांग भी है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है समावेशी विकास, उसमें हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार का जनन कर सके। और आपने देखा होगा अमृतकाल के जो हमारे भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसमें एक मुख्य मुद्दा, 3 मुख्य मुद्दे लिए गए हैं, और उसमें एक मुख्य मुद्दा है उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोजगार जनन। युवाओं की शक्तियों को प्राथमिकता देना। इस प्रकार के जो मुद्दे भारत सरकार ने अपने अमृतकाल में रखे हैं उसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछा गया। यानी आप साइकोलॉजी ऑफ यूपीएससी भी समझ सकते हैं। जो यूपीएससी का मनोविज्ञान है, ऐसे क्वेश्चंस वो रखती है जो भारत सरकार लगातार किसी विषय वस्तु को लेके बहुत दबाव बनाती है, प्रयास करती है उन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो आपके समझ में आना चाहिए इसमें 3 क्वेश्चन है, आर्थिक विकास, श्रम उत्पादकता, आर्थिक विकास का कारण श्रम उत्पादकता में वृद्धि, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार का सृजन करना। अगर मैं पॉइंटेडली लिखूं तो पहला इसमें मुद्दा है आपका आर्थिक विकास, दूसरा आपका मुद्दा है श्रम उत्पादकता जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी है, श्रम उत्पादकता, और तीसरा मुद्दा है बिना रोजगार सृजन में कंप्रोमाइज किए श्रम उत्पादकता में रोजगार का वृद्धि करना। यानी रोजगार वृद्धि करना बिना लेबर प्रोडक्टिविटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज करे। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए आर्थिक विकास का क्या मतलब है। ये जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जिसके अंदर हम 2 ही चीज लेते हैं, वस्तु और सेवाएं। अगर ये वर्ष दर वर्ष इनका उत्पादन बढ़े तो ये आर्थिक विकास कहलाएगा। लेकिन ये उत्पादन किस तरह से बढ़े? श्रम की उत्पादकता के थ्रू बढ़े। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये श्रम की उत्पादकता का क्या मतलब है? यदि आप सकल घरेलू उत्पाद में जो हुई वृद्धि है या सकल घरेलू उत्पाद को श्रम घंटों, कितने श्रम घंटों में ये उत्पादन किया गया, उससे विभाजित कर दें तो जो विषय वस्तु आपको प्राप्त होगी वो श्रम उत्पादकता कहलाएगी। आप ये भी कह सकते हैं प्रति श्रमिक प्रतिदिन कितना उत्पादन करता है, वो प्रतिदिन के हिसाब से श्रम की उत्पादकता के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अब आपको 2 चीजें समझ में आ गई, आर्थिक विकास क्या है, श्रम उत्पादकता क्या है। तीसरा मुद्दा जो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या जो हमारे देश में आर्थिक विकास हुआ है हाल
और विगत वर्षों में उसका मूल कारण आर्थिक समृद्धि में जो वृद्धि हुई है उसका मूल कारण क्या श्रम की उत्पादकता है? निश्चित रूप से। इसके लिए आपको कुछ समंकों का पता होना चाहिए। अगर मैं उपलब्ध समंकों पर विचार करूं तो हमें पता चलेगा कि वर्ष 2000 से लेकर 2005 की अवधि में जो हमारे देश की श्रम की उत्पादकता बढ़ी वो लगभग 3.6% 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। 2005 से लेकर 2013 की अवधि में जो हमारी श्रम की उत्पादकता बढ़ी वो लगभग 6.7% प्रति वर्ष बढ़ी और 2022 में जो श्रम की उत्पादकता बढ़ी वो 3.6% बढ़ी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का डाटा है जो अंतिम डाटा दिया कि भारत में श्रम की उत्पादकता 2022 में $8.7 पर लेबर थी। ये ILO का डाटा है। ये क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर आप देखोगे इस अवधि में विकास की दर लगभग 7% रही और उसमें योगदान 6.7%। अगर इस अवधि में देखोगे तो केवल लेबर फोर्स का ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी, श्रम की उत्पादकता ही देश के आर्थिक विकास का मुख्य कारण है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर आर्थिक विकास में श्रम की उत्पादकता बढ़ने के लिए कौन से ऐसे कारक जिम्मेवार रहे जिसकी वजह से ये बढ़ी। तब आप अपने कथन की पुष्टि करोगे, अपने कथन को स्पष्ट करोगे। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कोविड काल की चर्चा करें तो कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम का एक जो कंसेप्ट आया, घर से बैठकर कार्य करना, और लोगों के पास आय के स्रोत नहीं थे और लोगों का ज्यादा से ज्यादा ब्रेन किस पे था? अपने काम पे ज्यादा ध्यान था, भले ही वो घर से कर रहे थे। इस कंसंट्रेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुआ। यानी पहला फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर अगर आप देखोगे कि श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में दूसरा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, विगत वर्षों में तकनीकी विकास के कारण भी श्रम की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। तीसरा कारण अगर आप देखोगे तो लोगों के खान पान, रहन सहन के स्तर में लगातार सुधार हुआ है और उसका कारण है भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की सामाजिक विकास की योजनाएं। चाहे उनके खाद्यान्नों से संबंधित भारत सरकार की जो हमारा गरीब तबका है, 81 करोड़ पीपल्स को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में अनाज, चावल, गेहूं, चावल, मोटे अनाज देने की जो नीति अपनाई, उसने भी भारत के लोगों के भूख या गरीबी पर कुछ हद तक आघात करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया और परिणाम क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई। चौथा, ये उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना माने सरकार की सामाजिक नीति। सामाजिक नीति इसमें सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बीमा योजनाएं हों, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हों, खाद्यान्न से संबंधित योजनाएं हों, अन्य वित्तीय सहायता से संबंधित हो, जैसे किसानों को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के माध्यम से 6,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति किसान को प्रदान किया हो। इन सारी स्कीमों का परिणाम क्या हुआ? हमारे श्रम की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई। और जो मैंने अभी आपको डाटा दिए उनके माध्यम से आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकेंगे। ये मुद्दा हुआ पहला जो आपका क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में आर्थिक समृद्धि, श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ, ये कथन आपने स्पष्ट किया। अब आप बात करोगे उस विकास पैटर्न को सुझाव दें जो जिससे श्रम की उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अगर आप इस पे बिंदुवार विचार करो तो सबसे पहले में किस प्रकार के विकास कार्यक्रमों की जरूरत है? श्रम गहन गतिविधियां, हमारी जो श्रम गहन उद्योग हैं उनके विकास पर ज्यादा बल देना। कौन से ऐसे उद्योग हैं? जैसे आपका वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट, जैसे बने बनाए सिले सिलाए वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात का उद्योग है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है, फुटवियर, लेदर, ये जो हमारा जो फुटवियर है और लेदर का जो काम है, इंजीनियरिंग गुड्स हमारी है, ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव ना होकर अधिकतर लेबर इंटेंसिव हैं, ज्यादा से ज्यादा श्रम का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार के उद्योगों का विकास करके हम क्या करेंगे? बिना श्रम की उत्पादकता से समझौता किए ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य।
अगर आप देखोगे भारत सरकार की नीति और विभिन्न स्टेटमेंट जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए, मैं एक सेन का स्टेटमेंट आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2011 की जनगणना में देखोगे तो लगभग 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। हाल ही में यह संख्या हो सकता है 60% हो गई हो, अभी इस तरह का डाटा हमारे पास है नहीं। 60% जनसंख्या गांवों में रहती है और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य यानी मानवीय पूंजी, मानव पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है, मानव पूंजी का अभाव। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा दें तो ये श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि करेगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करेगी। यानी हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और विद्यार्थियों, अगर आप भारत सरकार के बजट में जाओ तो आपको पता चलेगा 2019 और 2023 के डाटा अगर आप देखें, हेल्थ सेक्टर में कितना, एजुकेशन में कितना भारत सरकार का था, हेल्थ सेक्टर में ये एक्सपेंडिचर 2.8% से बढ़कर 2.9% हो गया, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में यह खर्चा 1.8% से बढ़कर 2.1% किसका, सकल घरेलू उत्पाद का, इसमें लगातार वृद्धि कर रही है भारत सरकार और फोकस है। तो ये क्या करेगा जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके मानवीय पूंजी का निर्माण करके ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा हमारा तीसरा क्षेत्र कौन सा होना चाहिए जी, लोगों में उद्यमता का विकास करना, नव परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, यानी उद्यमता और नव परिवर्तन। नव परिवर्तन दो चीजें मैंने कही, मैं अलग से इस पॉइंट को लिखता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नव परिवर्तन, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा नव परिवर्तन एवं उद्यमता। और आप जरा मोदी जी का विजन समझिए, हमारी दूसरे पार्टियों ने उसकी आलोचना भी करी, लेकिन आप अगर एक पॉइंट पे देखें, यूपीएससी में क्वेश्चंस भी रिपीटेड पूछा भी गया है कि भारत में हम औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिकरण की गति को बढ़ाने में असफल क्यों रहे। उसका एक मूल कारण है भारतीयों के अंदर उद्यमता का अभाव होता है। वो ज्यादा से ज्यादा जॉब तलाश करने में समय वेस्ट करते हैं, ना कि जॉबों के निर्माण करने में। और भारत सरकार का वर्तमान में क्या विजन है, 2014 के बाद क्या विजन है, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जगह जगह इस बात को, स्टेटमेंट को कहा कि वी आर सीकिंग जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर्स। हम ऐसे लोगों का निर्माण करेंगे जो रोजगारों का निर्माण करें, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और उन्होंने इसके लिए दो बड़े प्रोग्राम चलाए। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला था स्टार्टअप बिजनेस। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप बिजनेस की हजारों की संख्या में संख्या बढ़ी है, पर स्टार्टअप बिजनेस 5 लोगों को रोजगार देता है। स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2015 में मुद्रा बैंक यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना करी। और इसका लक्ष्य क्या था, लोगों को वित्तीय सहायता, उद्यमता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यमता निर्माण करने वाले कार्यक्रम, जिसे आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी अभी लेटेस्ट बजट में 3 चीजों पे फोकस किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग। ये जो विचार भारत सरकार के चल रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या है, लोगों में उद्यमता का विकास करके नव परिवर्तन को बढ़ावा देकर रोजगार की उत्पादकता बढ़ाकर, श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर रोजगार के अवसरों का नया सृजन करना। चौथा क्षेत्र औद्योगिक जो सपुंज होता है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, औद्योगिक सपुंज, औद्योगिक सपुंज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये जो आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, इसे बढ़ावा देना। और आप जानते हैं, अगर हमारे भांति भांति के उद्योग एक ही साथ विकसित होंगे तो अनेक रोजगार के अवसर सृजन होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत की वर्तमान लिस्ट में 400 औद्योगिक सपुंज विकास के दौर में है। कुछ हमारे लगभग 200 के लगभग औद्योगिक सपुंजों का विकास हो चुका है। इस प्रकार के विकास के माध्यम से भी हम बिना उत्पादकता में, श्रमिक की उत्पादकता में समझौता किए अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। पांचवा क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा क्षेत्र, बिजली उत्पादन,
जलापूर्ति, व्यापार, इन क्षेत्रों में उत्पादन की दर पिछले विगत वर्षों में 7% से ज्यादा रही प्रति वर्ष। बिजली उत्पादन तो 9% से भी ज्यादा बढ़ा। यानी इन क्षेत्रों में भी हम बिना उत्पादकता, श्रम की उत्पादकता में समझौता किए अधिक रोजगार के अवसरों का सर्जन करेंगे। और सेवा और व्यापार के अलावा जो छठा क्षेत्र है कृषि प्राथमिक क्षेत्र, आपको ध्यान होगा भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बढ़ावा देने की। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के पीछे लॉजिक क्या है? समाज की बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम, जो व्यय योग्य आय है, शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, लोगों के कार्यकरण में महिलाओं की सहभागिता, जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में श्रम की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे, रोजगार भी बढ़ाएंगे। और वो जो लक्ष्य हमने यहाँ पर दिखाए गए हैं जो हमें प्राप्त करने हैं वो प्राप्त हो जाए। विषय वस्तु इससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास 2250 वर्ड ही हैं। उनमें अगर ये महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों आप प्रयोग करोगे तो एक बेहतर आंसर आप लिख सकते हो। अब हम एक अंतिम पॉइंट इस टॉपिक के, एक बेहतर आंसर लिखने के लिए आपके पास एक व्यू रचना होनी चाहिए और उस व्यू रचना के 3 भाग होंगे। यानी इस प्रश्न के 3 भाग आपको बनाने पड़ेंगे: प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, विस्तार, और तीसरा है उपसंहार, कॉन्क्लूजन। अगर आप इस प्रश्न के बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आएगा, जिसे हम इंग्लिश में की पॉइंट बोलते हैं, या महत्व विषय वस्तु। इस प्रश्न की महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है? विकास का कारण श्रम की उत्पादकता में होने वाली वृद्धि, अधिकाधिक रोजगार के अवसरों का सर्जन, बिना श्रम की उत्पादकता में समझौता किए, ये हमारा की पॉइंट है। इस की पॉइंट को लेकर आप अपनी प्रस्तावना की रचना अपने शब्दों में करोगे, किसी की रटी रटाई विद्या पे नहीं चलोगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, इस क्वेश्चन में आपको 250 वर्ड्स में आंसर देना है। ये जो मैंने कीवर्ड आपको बोले, ये आपको 10% वर्ड में लिखना है, यानी केवल 25 वर्ड आपको यहां पे यूज करने। वो अपनी अपनी विधा के अनुसार, ये एक दिन में विकसित होने वाला विचार नहीं है, आपको इस पे लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन लिखोगे मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, मेरा नंबर भी मैं अभी भी दे देता हूं, आप इस नंबर पे डिस्कशन कर सकते हो 237051, या हमारी द इकोनॉमी का IAS, जो हमारी IAS यूट्यूब चैनल का नंबर है, इस पे आप जा सकते हो, या हमारी कोचिंग का द इकोनॉमी का .org पे भी आप विजिट कर सकते हो। आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं तो कांटेक्ट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, डिस्कशन कर लोगे, फिर आंसर दिखाओगे तो आपको मैं और इसमें फर्दर बढ़िया समझा सकता हूं। उपसंहार भी आपको इन्हीं 3 पॉइंटों पे लाकर 10% में करना है, इन 25 वर्ड्स। और ये जो विस्तार मैंने समझाया, कौन सा विस्तार समझाया? पहले क्वेश्चंस का विस्तार आप पहले पॉइंट में एलाबोरेट करोगे कि बिना श्रम की उत्पादकता में समझो हमारी श्रम की उत्पादकता बढ़ने के कारण ही आर्थिक विकास हुआ, उसे जस्टिफाई करोगे किस आधार पर, किस किस अवधि में जो मैंने डाटा दिए थे, कितनी श्रम की उत्पादकता बढ़ी, ILO का डाटा दोगे, भारत सरकार के डाटा दोगे, उससे जस्टिफाई करोगे कि जो आर्थिक विकास हुआ इसी के द्वारा। फिर दूसरा जो पॉइंट उठाओगे उसमें जितने मैंने 4-5 पॉइंट आपको डिस्कस करे, 1 2 3 4 5 पॉइंट करके आप डिस्कशन करोगे और फाइनली इन पॉइंट को कंक्लूड समराइज कर दोगे, तो ये एक आपका बेहतर आंसर होगा इस तरह का लिखना। स्टूडेंट्स, बिना स्ट्रेटजी के यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट था यार, उत्तर प्रदेश का, कुमार प्रशांत, जो 2005-6, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं किस डेट ईयर में उसका सिलेक्शन हुआ, वो टॉप किया हिंदी मीडियम से। आप भी टॉप करोगे, लेकिन कब? जब आपके पास एक बेहतर रणनीति होगी। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया, इसका आप लाभ उठाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप उसे क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, किसी तरह का सजेशन, मदद, वो मैं आपके लिए तैयार हूं। थैंक यू।